हेलो नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं द हिंदू का नया सेशन लेकर के। 14 मार्च का दिन है और जो भी इम्पोर्टेंट आज के हाइलाइट्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज एनालिटिकल जो एडिटोरियल्स वो कम है, लेकिन फैक्चुअल डाटा बहुत मिलने वाला है आपको और आपके ये वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्या न्यूज़ है कि SC टू हियर प्ली टू इंक्लूड CJI ऑन EC सिलेक्शन पैनल। अभी जो हाल ही में आपने न्यूज़ पढ़ी थी, हमने भी डिस्कस किया था 3-4 दिन पहले कि जो EC हैं, चुनाव आयुक्त जो थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो बहुत सारा मुद्दा चल रहा था। उसी के अगेंस्ट जो ADR है, एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है, उसने प्ली डाली है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और क्या ये कितना सही है कि किसी चुनाव आयुक्त को अपना पद त्याग करके और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो इसी के लिए एक जो है प्ली डाली गई है, याचिका डाली गई है। तो ये पूरा मुद्दा है। हमने प्रीवियस क्लास में बहुत सारा डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में, हमने पॉलिटी के आर्टिकल्स वगैरह भी देखे थे। तो आज हम उनको फिर से रिपीट नहीं करेंगे, आप जा करके 2-3 दिन पहले की क्लास को भी देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा हमने वहाँ पर डिस्कशन किया था। तो हम यहाँ से जो और थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी, 1-2 फैक्ट वो देख लेंगे। अगला जो है हमारा टॉपिक वो क्या है, विल पब्लिश डिटेल्स टू पोल बॉन्ड्स इन टाइम। जो CEC है उन्होंने बोला है, जो चुनाव आयोग है उसने बोला है कि जो SBI ने डाटा दिया है उसको हम बिल्कुल समय पर, जैसे हमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, हम उसी समय पर 15 मार्च को बिल्कुल अपने साइट पे डाटा अपलोड कर देंगे एज इट इज़, जैसे SBI ने दिया है। तो क्या है पूरा मुद्दा, ये तो हम जानते हैं पहले से ही, इसको और हम थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद आज का ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, फर्स्ट चीफ फ्रॉम टाटा प्लान टू बी आउट इन 2026। तो अभी सेमीकंडक्टर के फील्ड में बहुत अच्छा हमने डेवलपमेंट किया है और टाटा फर्म जो है, टाटा प्लान जो है वो 2026 तक अपना एक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, हमारे देश में ही सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम अपना प्लान शुरू कर देंगे। टाटा जो है उसको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि और 2026 से क्या होगा, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अभी मोदी जी कल ही गए थे तो वहाँ पर शिलान्यास करके आए हैं। 3 जगहों पर होने वाला है मेनली ये सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना। तो हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ के साथ ये भी देखेंगे कि इंडिया के लिए इसकी क्यों ज़रूरत है और भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं, कैसे ये हमें हेल्प करेगा और किसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है। अब तक हम सबसे ज़्यादा चिप के मामले में, सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में हम दूसरे देशों पे आयात और निर्यात, मतलब आयात के लिए डिपेंड थे। तो अब हम अपने यहाँ ही चिप्स को बनाएंगे और हम क्या होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल रहेगा। अगला है अ फ्रेश स्टैंस। अ फ्रेश स्टैंस किसके लिए है, ये EFTA जो अभी यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, उससे रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है। हमने इसको प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ से हम और कुछ नया डाटा आज देखेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये आपका एडिटोरियल। अगला है उत्तराखंड बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड गेट्स प्रेसिडेंट्स नोट। देखिए उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड ऐसा राज्य बनने वाला है गोवा के बाद जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, होने वाला है। और ये बिल पूरा जब से चर्चा में आया था तब से ये पूरा। अगला जो हमारा है ये उत्तराखंड पे, उत्तराखंड जो विधानसभा है उसने क्या किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला गोवा के बाद अब उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया। गोवा में चीज़ें थी लेकिन वो पहले की थी, बहुत पहले औपनिवेशिक काल के समय से वो सारी चीज़ें चल रही थी, हम उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी उत्तराखंड में क्या डेवलपमेंट हुआ है इसको लेकर के देखेंगे। साथ के साथ में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जब इंडिया में आया था, मतलब पहली बार जब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इसको लाने वाले हैं, तो बहुत सारा मुद्दा इस पर उठा था और मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसने बोला था कि ये कहीं ना कहीं हमारे अधिकार, समानता के अधिकार का हनन है, हम पर ये चीज़ें ज़बरदस्ती थोपी जा रही हैं। तो क्या है पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और DPSP से कैसे रिलेटेड है, तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। यहाँ से आपका पॉलिटी का अच्छा रिवीजन हो जाएगा क्योंकि हम पूरे आर्टिकल्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। अगला है SC स्टॉप्स असम गवर्नमेंट मूव टू डी नोटिफाई राइनो हैबिटेट। अभी राइनो से रिलेटेड एक आया हुआ है, कुछ नोटिस आया हुआ है, असम के रिस्पेक्ट में है ये बात। लेकिन जो राइनो वाला टॉपिक है वो आपके UPSC में आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, तो वहाँ पर एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में पूछा जाता है इस तरीके से, जो जानवर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये
पर्यावरण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण इकोसिस्टम के लिए। तो राइनो हो गए, डॉल्फिन हो गए, इन सारी चीज़ों से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। कांजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही हाईलाइटेड और फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, तो इसलिए हम इसको देखेंगे। ये आर्टिकल में क्या है ये भी देखेंगे, साथ के साथ में राइनो का IUCN स्टेटस क्या है हम उसको भी देखेंगे। आगे अगला है हमारा वन नेशन वन पोल पैनल में सबमिट रिपोर्ट टुडे। ये वन नेशन वन पैनल के लिए, पोल के लिए, ये एक रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में क्या कमेटी बनाई गई थी। एक राज्य एक देश एक चुनाव, तो एक साथ सभी जगहों पे, राज्य के सभी जगहों पे विधानसभा लोकसभा के चुनाव कराने के लिए रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में क्या है पैनल बनाया गया था। तो वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि क्या है रिपोर्ट, इसमें कौन से सदस्य हैं। ये छोटी सी न्यूज़ है, बस हम इसको फैक्चुअल डाटा यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया था कि आज एनालिटिकल चीज़ें बहुत कम है, लेकिन फैक्चुअल डाटा बहुत मिलने वाला है। और ये हमारे नॉन सब्सक्राइबर्स जो हैं, जो वीडियो बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारा चैनल और ग्रोथ करे, आप भी हमारे साथ सहभागी बनिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी चर्चा का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है, SC टू हियर प्ली टू इंक्लूड CJI ऑन EC सिलेक्शन पैनल। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा क्या है, जैसे चुनाव आयोग के सिलेक्शन, चुनाव आयोग में सदस्यों के सिलेक्शन के लेकर के 2023 में कुछ प्रावधान में बदलाव किया गया। जैसे कि पहले एक कमेटी बनती थी और उस कमेटी में क्या होते थे, PM अध्यक्षता करते थे उसकी, एक तो पहले सदस्य, 3 सदस्यीय कमेटी होती थी और इसमें PM अध्यक्षता करते थे। लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि विपक्ष में जो नेता होते थे, सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी जो होती थी, विपक्षी पार्टी लोकसभा में, उनके नेता होते थे और एक होते थे जज। ठीक है, तो इसको पिछले साल चेंज करके क्या कर दिया गया, ये जज वाला टर्म हटा करके वहां पर ऐड कर दिया गया कि PM के द्वारा कोई व्यक्ति, कैबिनेट मंत्री जिसको PM क्या करेंगे, चुनेंगे, वो इस कमेटी में बैठेंगे और फिर ये 3 लोग मिलकर के क्या करेंगे, चुनाव आयुक्तों की और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। तो ये पूरा मुद्दा जब आया था तो भी पारदर्शिता के ऊपर सवाल उठाए गए थे कि अगर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मंत्री इन 2 को ही मिला दिया जाए, 3 सदस्य, तो ये पूरी कमेटी है, तो यहाँ पे बहुमत किसके पास में चला जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में चला जाएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन की बात को तो माना भी नहीं जाएगा। अभी कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खड़गे जी हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वर्तमान में, उन्होंने बोला था कि मेरी बात सुनी ही नहीं जाती है, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात सुनी ही नहीं जाती है इस तरीके के पैनल्स में। तो ये पूरा मुद्दा था इसी को लेकर के, चुनाव आयुक्त में चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति से लेकर, नियुक्ति के संबंध में। तो ये पूरा मामला ADR जो है, एक फ्री क्या कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरीके का NGO है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये क्या करता है, देश में संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए ये काम करता है। और जब भी संविधान और लोकतंत्र से रिलेटेड कोई ऐसा डेवलपमेंट होता है जो कहीं ना कहीं संविधान की जो मूल भावना है उसको क्या करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है, तो ये ADR क्या करता है, प्ली लेकर के, याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। तो इस ADR ने फिर से इसके खिलाफ बोला कि इसको सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए और ये जो मुद्दा है इसको ठीक करना चाहिए। जब पहले जज थे उनको हटा करके कैबिनेट मंत्री किया गया है, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता क्या हो रही है, पारदर्शिता का हनन हो रहा है। इसलिए ये पूरा जो मामला है कोर्ट में है और अभी इसको सुनवाई होनी है। साथ के साथ में अभी जो एक चुनाव आयुक्त है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये पूरा मुद्दा बहुत ही अभी चर्चा का विषय है। साथ के साथ में अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, कुछ 15-16 मार्च, आज के न्यूज़पेपर में दिया था कि 16-17 मार्च से डेट भी आ जाएगी, पूरा उसका फॉर्मेट आ जाएगा कि कब इलेक्शन होने हैं, कब आचार संहिता लगनी है। तो ये पूरा मुद्दा अभी बहुत ज्वलंत है, इसलिए ये पूरा आया हुआ है। अब आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या पूरा टॉपिक है। और मैंने जो इलेक्शन कमीशन के बारे में जो भी आर्टिकल्स वगैरह थे वो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बहुत ही डिटेल से चर्चा की हुई है, तो मैं यहाँ पे रिपीटेशंस नहीं करूँगी क्योंकि और भी आर्टिकल्स हैं। तो आप वहाँ पर 2-3 दिन पहले जा करके आप वहाँ की क्लास से अपना पूरा रिविज़न कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्लास, एक बहुत अच्छा सेशन था उसमें, जिसमें मैंने आर्टिकल्स के थ्रू पूरा बताया हुआ था। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक का पूरा मैंने वहाँ पर आपको रिवीजन भी कराया था चुनाव आयोग से संबंधित। तो आप इसको वहां से जाकर के क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगला एक मुद्दा बहुत ही अच्छा, ये भी आप पहले से जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला था SBI को कि भाई जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड जिसने खरीदा है, जिसने
जिस पार्टी को दिया है उसका आप डेटा दीजिए। तो एसबीआई ने तब बहुत सारे बहाने बनाए थे कि हमारे पास टेक्निकल डाटा हमने इतना स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ था अपने टेक्नोलॉजी को कि ये चीज़ें निकालने में हमें टाइम लगेगा, किसने पैसा दिया, किसको दिया, ये सारी चीज़ें, सारे बहाने लेकर के जब वो पहुंचा, 6 मार्च की डेट थी, 6 मार्च को जब बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपको एसबीआई को बोला गया था कि 6 मार्च को आपको ये सारा डाटा जो है चुनाव आयोग को देना है, लेकिन एसबीआई गया कोर्ट के पास वापस, बोला 6 मार्च नहीं, हमको 30 जून तक का समय दे दीजिए सर, इतना हम जल्दी नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे क्योंकि हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, बहुत इतना हमने टेक्नोलॉजिकल जो है स्ट्रेंथ बना के रखी हुई थी कि हमें जल्दी से डाटा निकालने में बहुत समय लगेगा, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाई, बोला अगर हमने बोल दिया है 6 मार्च का टाइम, आपने ऑलरेडी उसको ब्रीच कर दिया है, सेकेंड टाइम अगर आपने 48 घंटों के अंदर अंदर ये चीज़ें नहीं की तो हम क्या करेंगे, आपके ऊपर अवमानना का केस लगाएंगे। जैसे ही अवमानना वाली बात आई, एसबीआई बिल्कुल आ गया, क्या है, अपने सतर्क बिल्कुल मोड में, और विद इन हाफ एंड 1.5 डे, मतलब बोलना चाहिए 48 घंटों से अंदर अंदर क्या किया, एसबीआई ने अपना सारा डाटा जो है वो चुनाव आयोग के सामने रख दिया। तो बताइए, अभी तक इतने बहानेबाजी चल रही थी, बस इलेक्शन को लेकर के ये मुद्दा था कि इलेक्शन से पहले अगर ये सारी चीज़ें खुलेंगी तो कहीं ना कहीं पार्टियों को नुकसान होगा। अब किस पार्टी को नुकसान होगा, किसको नहीं, ये आप समझदार हैं, आपको समझ में आता ही होगा। तो चुनाव आयोग को एसबीआई ने अपना पूरा ये जो मामला, अपना जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डाटा है वो 2 लिफाफों में बंद करके दे दिया गया है। एक लिफाफे में है कि किस व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदा है, दूसरे लिफाफे में है कि किस पार्टी को बॉन्ड मिला है। और लगभग 3,500 के करीब में या 3,300 के करीब में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की बात की गई है कि 2019 से लेकर के अब तक, यानी कि 2023-24 तक जो है लगभग 3,500 जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए हैं। और किसने खरीदे हैं, किस पार्टी को खरीदे हैं, ये सारी चीज़ें एसबीआई ने बता दी हैं। और इसी को लेकर के जो चुनाव आयोग है उसने बोला है कि हम इसको बिल्कुल ऑन टाइम, जैसा कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, हम ऑन टाइम इसको अपने पैनल पे डाल देंगे। तो ये पूरा मुद्दा है और ये पूरी न्यूज़ हमने पहले भी जो डिस्कस किया हुआ है चुनाव आयोग के बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में क्या होता है नहीं होता है, तो हम इसको फिर से रिपीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आज हम देखने वाले हैं इस न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से डिटेल में। क्या है, फर्स्ट चिप फ्रॉम टाटा प्लांट टू बी आउट इन 2026, बोला गया है कि टाटा प्लांट के द्वारा पहला सेमीकंडक्टर चिप जो है वो 2026 तक आउट हो जाएगा। तो 2 कंपनियां हैं, एक तो माइक्रॉन है और दूसरी है टाटा। ये माइक्रॉन जो है ये यूएसए की कंपनी है और दूसरी कंपनी क्या है, हमारे इंडिया की टाटा। तो टाटा और माइक्रॉन, इन 2 कंपनियों को भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और अभी फिलहाल कल ही मोदी जी ने शिलान्यास किया है, गुजरात के 2 जगहों पर किया गया है शिलान्यास, एक तो सारण का क्षेत्र है और एक धलोरा करके एक जगह है, धोलरा या धलोरा करके एक जगह है, और एक जो है वो आपके असम वगैरह में कहीं पर बनाया गया है। तो 3 जगह पे ये आपके सेमीकंडक्टर चिप्स लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा है, ये पूरी न्यूज़ है। इसमें बताया गया है कि 2019 तक इंडिया जो है वो टॉप 5 सेमीकंडक्टर चिप प्रोड्यूसर में शामिल हो जाएगा। कौन, इंडिया टॉप 5 सेमीकंडक्टर लिस्ट में शामिल हो जाएगा इंडिया। कब तक, 2029 तक। तो इस डेट को याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब इंडिया ने टारगेट रखा है सेमीकंडक्टर चिप्स को मामले में टॉप 5 में शामिल होने के लिए, तो वो डेट रखी गई है 2029। और उत्पादन कब से शुरू हो जाएगा इंडिया में, तो 2026 से ये उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो ये इस आर्टिकल से ये इंफॉर्मेटिव डाटा यहीं तक था। बाकी हमने बता दिया कि 2 कंपनियां कौन कौन सी है, एक तो टाटा और दूसरी माइक्रॉन, जिसको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सेमीकंडक्टर के फील्ड में इतना काम हो क्यों रहा है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन है। तो क्यों इतना सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इसके लिए आपको यूपीएससी मेंस में एनालिटिकली भी पूछा जा सकता है कि क्या इसकी ज़रूरत है। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपने देखे ही होंगे पीवाईक्यू में कि बनते हैं कि क्यों हम इस दिशा में इतना काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो मैं एक बार आपको समझा दूंगी यहाँ पर, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं परिभाषा। सेमीकंडक्टर क्या होता है, चालकों और अचालक या फिर अधातुओं के बीच की एक मिड कंडीशन होती है। जैसे कि ये एक बॉन्ड होता है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, ये साइंस से रिलेटेड है। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बीच में एक बैंड है,
तो चालन कब होता है सेमीकंडक्टर में, जो है वो एक अर्धचालक है। सेमीकंडक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धचालक। तो अर्धचालक मतलब कि इसके पहले और इसके बाद भी कोई चीज होगी। तो अर्धचालक के पहले होती है चालक वस्तुएं, जिसमें करंट बहुत ही फ्रीली, एकदम आसानी से फ्लो हो पाता है, ठीक है। और दूसरी होती है अचालक या कुचालक, जिसमें करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो कुचालक पदार्थ कैसे होते हैं, जिनमें करंट का फ्लो नहीं होता है। और करंट कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। तो पहले आप यहां पर समझिए, जो सेमीकंडक्टर है वो इन्हीं चालक और अर्धचालक, जो इन्हीं चालक और कुचालक के बीच की स्थिति है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जो अर्धचालक है वो इन चालकों और कुचालकों के बीच की एक स्थिति है। अब मैंने बताया कि चालक में करंट का फ्लो बहुत आसानी से होता है। करंट का फ्लो का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत तेजी से क्या होते हैं, मूव करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो क्या होता है, इससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है, बहुत सारा हीट निकलता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है चालकता का। ये साइंस का है, एक बेसिक आपको नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चालक क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत अच्छे से होता है, बहुत फ्रीली होता है। तो इसकी वजह से क्या है, एनर्जी निकलती है। जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। तो चालक वही होते हैं जिनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, और अगर आप उसको टच कर देंगे तो क्या होगा, करंट लग जाएगा, अल्लाह को हम प्यारे हो जाएंगे। तो वही है चालकता। और कुचालक क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इसमें बहते ही नहीं है, चल ही नहीं पाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है, यहाँ पर हीट, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाती है। लेकिन अर्धचालक क्या होते हैं, इनके बीच की स्थिति, मतलब कुछ मात्रा में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, चालक पदार्थों से कम लेकिन कुचालक पदार्थों से ज्यादा। ये आपका कॉन्सेप्ट है अर्धचालक का। तो आपको समझ में आया होगा कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और कुचालक के बीच में क्या डिफरेंस है। ये आपसे साइंस में क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट वाइज कि क्या होते हैं ये तीन, इसलिए मैंने पहले यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम चलते हैं कि भारत की वर्तमान स्थिति क्या है। पहले तो ये कि इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो आपके आज के ज़माने में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्या कहना चाहिए, उपकरण है, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन हो गया, जैसे कि टैब हो गया, आपका लैपटॉप हुआ, इन सब में क्या होता है, इन सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रयोग होता है। सिर्फ इन इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में ही नहीं, अंतरिक्ष में भी जब सैटेलाइट वगैरह भेजा जाता है तो वहाँ पर भी बड़े मात्रा में सेमीकंडक्टर चिप्स का क्या होता है, यूज़ होता है। तो सेमीकंडक्टर चिप की हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता है, इसीलिए भारत जो है इसके ऊपर इतना फोकस दे रहा है। और हमारे यहाँ ही बनाने के लिए फोकस क्यों दे रहा है, क्योंकि अब तक हम सेमीकंडक्टर के मामले में आयात पे निर्भर हैं। कोविड मोस्टली हम चाइना, ताइवान, इन सारी जगहों से क्या करते हैं, आयात करते थे। और जब कोविड-19 का टाइम आया था, आयात निर्यात वाली चीज़ें सारी बंद हो गई थी, तो सेमीकंडक्टर की हमारे देश में भारी कमी हो गई थी। क्यों? क्योंकि हम इसके लिए चाइना के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे और कोविड के टाइम पे स्थिति बहुत ख़राब हुई। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो फिर हम उत्पादन कैसे करेंगे। तो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादन के समय में बहुत कठिनाई आई। इसको ध्यान में रखते हुए उसी समय मोदी जी ने ये ले लिया था विज़न कि अब हम क्या करेंगे, हमारे देश में ही सेमीकंडक्टर बनाएंगे। तो इसलिए इस पर बहुत फोकस दिया जा रहा है। भारत की वर्तमान स्थिति क्या है सेमीकंडक्टर के मामले में, इन डाटा का यूज़ आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं कि भारत अभी भी क्या है, चिप्स के लिए आयात पर निर्भर है दूसरे देशों से, ठीक है। और 2022 में चिप्स के रिलेटेड कितने भी 24.5 बिलियन डॉलर का क्या किया गया है, सेमीकंडक्टर का आयात किया गया है। ये एक आंकड़ा है। सेमीकंडक्टर क्या करता है, भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण की क्षमता अभी बहुत सीमित है, कम लेवल पे है, बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। और सेमीकंडक्टर्स के लिए कुछ कंपनियां क्या कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, R&D, रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट्स पे काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। फिलहाल हमने टाटा और माइक्रोन को ये टारगेट दिया है और 2026 तक अब हम भी सेमीकंडक्टर के मामले में क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है, ठीक है। हालिया विकास, अभी वही हमने जो आज न्यूज़ आर्टिकल में डिस्कस किया, हालिया विकास यही है कि 2026 तक हम क्या करने वाले हैं, प्लांट में अपना जो सेमीकंडक्टर का उत्पादन शुरू करने वाले हैं। शिलान्यास ऑलरेडी कर दिया गया है। टारगेट क्या रखा गया है कि 2029 तक हम टॉप 5 जो सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं उसमें शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये पूरा डाटा
मिल गया होगा, आर्टिकल अच्छा था। अब हम देख लेते हैं कि फिलहाल में जो है सेमीकंडक्टर के लिए टॉप 5 जो देश कौन से हैं जो सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन कर रहे हैं। तो फिलहाल चाइना में सबसे ज़्यादा हो रहा है, देखिए 156.3 बिलियन डॉलर का जो है सेमीकंडक्टर का उत्पादन चाइना कर रहा है। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया है, उसके बाद ताइवान है, फिर जापान है और संयुक्त राज्य अमेरिका 5वें नंबर पे है। तो इनका सीक्वेंस याद रखिएगा। सीक्वेंस कई बार ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि 2-4 महीने में या 6-7 महीने या एक साल में ये डाटा जो है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। किसी का उत्पादन कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो सीक्वेंस जब आपको बिल्कुल करंट डाटा आएगा उसके हिसाब से आपको रिसर्च कर लेनी है, थोड़ा गूगल कर लेना है और इन 5 टॉप प्रोड्यूसर्स के नाम याद रखने हैं, चाइना, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी फिलहाल भारत टॉप 5 में नहीं है, लेकिन 2029 तक भारत टॉप 5 में आ जाएगा, ऐसा मोदी जी का विजन है। और मोदी है तो मुमकिन है भाई, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो टॉप 5 में शायद उम्मीद है कि 2029 तक भारत भी शामिल हो जाए। तो ये था पूरा आर्टिकल और उसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर ली। हमने अपने पीटी के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से इसको देख लिया। अब हम अपना अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल क्या है? अ फ्रेश स्टांस। फ्रेश स्टांस तो कह रहा है लेकिन मुद्दा जो है वो फ्रेश नहीं है, मुद्दा काफ़ी पुराना है। अभी संडे को जो है भारत ने क्या किया है, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में EFTA साइन किया है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता भारत ने जो है यूरोप के 4 देशों के साथ में साइन किया है। और इस आर्टिकल में बोला गया है कि ये कोई नया मामला नहीं है, 2008 में भी ऐसी चीज़ें हुई थी। लेकिन यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है करंट गवर्नमेंट ने पिछली गवर्नमेंट को कि 2008 में ही ये मुद्दा था, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने इतना कुछ फोकस नहीं दिया इस चीज़ पर, वरना अभी हम क्या होते, बहुत आगे बढ़ चुके होते। फिर ये आर्टिकल डाटा फिर से रिपीट किया गया है जो उस दिन भी दिया गया था कि 15 सालों में बहुत नंबर ऑफ जॉब्स हम इस क्षेत्र से क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे। लगभग 100 बिलियन डॉलर का व्यापार हम EFTA के माध्यम से करने वाले हैं इन 4 कंट्रीज से। तो हमने ये पूरा आर्टिकल पहले ही डिस्कस किया था और हमने थोड़े फैक्चुअल डाटा देखे थे कि किन देशों के साथ में हम ये EFTA साइन कर रहे हैं। तो आज हम फिर से थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेंगे, साथ के साथ आज हम उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन करेंगे और EFTA का भारत के लिए क्या यूज़ है हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो EFTA जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसको किन 4 देशों के साथ भारत ने हस्ताक्षर किया है, तो आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इसको आप कहीं तो चाहे कोड बना लीजिए या कैसे भी, जैसे भी आपको सही लगे आप उसको याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए NILS, नील्स करके कोड बना लीजिए। N फॉर नॉर्वे हो जाएगा, I फॉर आइसलैंड हो जाएगा और L फॉर क्या हो जाएगा, लिechtenstein हो जाएगा और S फॉर क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो ये लिंक्स करके आपने क्या कर लिया, कोड बना लिया। अब आप भूलेंगे नहीं कि कौन से 4 देश हैं, यूरोप के ये 4 देश हैं। तो ऐसे याद करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको मिल सकता है ऑप्शंस में, ठीक। अब EFTA की स्थापना कब हुई है, तो 1960 में इसकी स्थापना की गई है। और EFTA सिर्फ भारत के साथ ही नहीं है, EFTA जो है यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई अन्य देशों के साथ भी इन्होंने साइन किया हुआ है। लगभग 40 देशों के साथ ऑलरेडी EFTA साइन है इन यूरोपियन कंट्रीज का, और अब इसमें क्या है, भारत भी शामिल हो गया है। तो ये पूरा मुद्दा, ये पूरा फैक्ट इससे रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि भारत के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, क्योंकि जब आपसे ये पूछा जाएगा तो आपसे एनालिटिकल आपसे अप्रोच पूछी जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि EFTA हमने कर तो दिया साइन, लेकिन इसके पीछे फ़ायदा क्या है, इसके बाद नुकसान क्या है, ठीक है। और जब EFTA की बात आएगी तो एक RCEP वाला कॉन्सेप्ट इस आर्टिकल में भी दिया गया है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमने एक साइन किया हुआ था पहले, जिसको हमने 2019 में हम इससे बाहर निकल गए थे। तो ये जो रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, RCEP है, ये भी एक तरीके का इसी व्यापार समझौते से रिलेटेड ही था कि जो देश इसमें शामिल हैं उन देशों में सामान के आयात निर्यात पर कुछ छूट, कुछ रियायत दी जाएगी। 2019 में भारत इससे बाहर निकल गया था। तो हो सकता है आपसे इस पे भी क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि UPSC का ट्रेंड रहा है वो थोड़ा सा पीछे जाके भी ये आपसे उम्मीद
करता है कि आपको अगर ये टॉपिक आज हाईलाइटेड है तो उसके पीछे क्या स्थिति है उसके बारे में भी पूछ ले। तो 2019 में RCEP से भारत कुछ इन्हीं सारे मुद्दों की वजह से निकल गया था कि भारत का कहना था कि अगर हम RCEP साइन करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह कई ऐसे देश है जहाँ से हमको डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह वहाँ पर ज़्यादा बनते हैं, तो वहाँ से हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा सस्ते दामों पे। अगर हमने सस्ते दामों पे वहाँ से चीज़ें आयात कर ली तो हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, उनका मार्केट क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से आने वाली चीज़ें क्या होंगी, सस्ती हो जाएंगी। तो हमारे यहाँ पे उत्पादन जो होगा वो क्या होगा, उत्पादक जो हैं वो उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये सारे कुछ मुद्दे थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। जो RCEP में अन्य देश थे वो भारत के साथ कुछ मामलों में सहमति नहीं जता पा रहे थे, तो RCEP से भारत बाहर हो गया था। और इसका रीज़न यही था कि क्या रीज़न था कि भारत की अर्थव्यवस्था पे इसका क्या है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब EFTA साइन हुआ है तो इसमें फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, फ़ायदे हैं तभी इसको साइन किया गया है, लेकिन इसके भी कुछ जो नुकसान है वो हैं। तो सबसे पहले फायदे देख लेते हैं। EFTA के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए भारत के फायदे क्या हैं। एक तो चीज़ ये हो सकती है कि भारत से निर्यात में वृद्धि हो जाए। कई चीज़ें ऐसी हैं जो केवल भारत ही क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। चाइना भले सबसे बड़ा उत्पादक हो चावल का, भारत दूसरे नंबर पे है, लेकिन निर्यात के मामले में भारत पहले नंबर पे आता है। तो EFTA साइन करने के बाद हो सकता है कि भारत का निर्यात बढ़ जाए। साथ के साथ में दूसरी पॉइंट ये फायदा हो सकता है कि भारत में क्या हो, निवेश बढ़ जाए। निवेश कैसे बढ़ेगा कि इन EFTA में जो 4 देश हैं वहाँ से जो लोग हैं, जो अरबपति हैं, जो कंपनियां हैं, वो भारत में निवेश करेंगी, तो निवेश भी बढ़ सकता है। दूसरा तो ये, तीसरा पॉइंट ये है रोजगार सृजन। जैसा कि आर्टिकल में ही मेंशन था कि अगले 15 सालों में बहुत सारा रोजगार जनरेट होने वाला है इससे। तो ये रोजगार सृजन के लिए, रोजगार सृजन की दृष्टि से भी EFTA क्या है, हमारे लिए फायदेमंद है। और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का मतलब है कि जो ये यूरोपियन देश हैं टेक्नोलॉजिकली हमसे कहीं ज़्यादा अभी एडवांस्ड होंगे, तो क्या होगा हमारे साथ और भारत के साथ, कई मामलों में भारत भी आगे है, कई मामलों में यूरोपीय देश भी आगे है ना, तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा। तो ये कुछ हुए EFTA से संबंधित फायदे। EFTA साइन करने के भारत के रिस्पेक्ट में क्या फायदे हैं वो। अब नुकसान के बारे में, जैसे मैंने ये RCEP वाला कॉन्सेप्ट बताया, तो यही वाली चीज़ें यहाँ पर भी आएंगी कि अगर आयात निर्यात इतना सस्ता हो जाएगा तो भारत में आने वाले आयात और ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे। फिर यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से हानि हो सकती है, यानी कि घरेलू उद्योग जो है या रोजगार जो है वो प्रभावित हो सकता है। तो ये हमने आर्टिकल को अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देख लिया कि क्या फ़ायदे क्या नुकसान है भारत के लिए। EFTA किन 4 देशों के बीच में साइन किया गया है, तो मैंने पहले ही बता दिया। इस कोड से आप याद रखेंगे, नील्स करके कोड याद रखिएगा तो आप भूलेंगे नहीं। और ये पूरा कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारा क्या है कि उत्तराखंड बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तो नहीं आया है, ये 4-5 महीने पहले पिछले साल ही गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत जल्दी लागू करने वाले हैं। और इसके आने के बाद में बहुत सारे विवाद के मुद्दे उठे थे। मुस्लिम जो समुदाय है उसने बोला था कि ये कहीं ना कहीं संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का हनन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। तो हम देख लेंगे कि ये पॉलिटी GS पेपर 2 से संबंधित मुद्दा है, तो हम ये भी देख लेंगे कि किन किन आर्टिकल्स का इससे संबंध है। साथ के साथ ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप में DPSP से रिलेट करता है ना। आर्टिकल 44 जो है DPSP का, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो हम उसको भी एक बार क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ से आपका PT के लिए बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इसमें यही बोला गया है कि जो उत्तराखंड की सरकार है उसने अपने यहाँ पे बिल पास कर दिया है, प्रेसिडेंट के पास जाने वाला है, दोनों सदनों से वो पास हो गया है। और जो उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए हम इसको लागू करके रहेंगे। तो हमारे लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था कि वन डे अगर एग्जाम के लिए फैक्ट देखेंगे तो कौन सा देश, कौन सा राज्य ये बना है ये ऐसा करने वाला, उत्तराखंड। ये पहला राज्य है अभी के हिसाब से, लेकिन गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है, तो वो भी देखेंगे। साथ के साथ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है,
कुछ फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेंगे। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में समान नागरिक संहिता। मतलब कि भारत में जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उनके लिए जो कुछ व्यक्तिगत कानून है वो एक समान होंगे। जैसे कि विवाह का कानून हो गया और तलाक का कानून हो गया, जमीन जायदाद से रिलेटेड मैटर हो गए, तो ये सब से रिलेटेड क्या होगा? एक ही कानून होना चाहिए भारत के सभी नागरिकों के लिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है। अभी फिलहाल भारत में क्या है कि हिंदुओं के लिए अलग से कानून है, ठीक है, हिंदुओं के लिए कानून है 1955 का, और मुस्लिमों का एक व्यक्तिगत कानून के तहत उनकी सारी चीज़ें चलती हैं, वो कौन सी है? 1937 का मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है 1937 का, और हिंदू जो उत्तराधिकार अधिनियम है वो चलता है 1955 का। तो ये दो चीज़ें हैं, दो एक्ट हैं, उसके द्वारा भारत में अभी फिलहाल हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय अपने अपने जो शादी विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित और अन्य जमीन जायदाद से रिलेटेड मामलों को इसके थ्रू क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं, इसके थ्रू क्या करते हैं? सुलह कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग दो एक्ट चल रहे हैं, हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिमों के अलग। तो अब इसी को क्या किया जा रहा है? कंपाइल करके कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया जाए। एक देश है तो एक कानून होना चाहिए सभी के लिए, ये पूरा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ठीक है। और ये आर्टिकल डीपीएसपी के 44 से संबंधित है, हम उसको भी अभी देख लेंगे। पूरे आर्टिकल्स हम डीपीएसपी के यहाँ पर एक क्विक रिवीजन ले लेंगे, आपका पीटी पास में आ रहा है, पॉलिटी का एक टॉपिक यहाँ से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसमें बोला गया है, देखिए, कि देश में सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक, संपत्ति इत्यादि से संबंधित क्या होगा? एक ही कानून होगा। अभी ये भी बोला गया है कि भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू हो, लेकिन वो क्या है? बहुत पहले की लागू हुई है। करंट में ये जो मुद्दा है वो ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? तो भाई उद्देशिका में, जो संविधान की उद्देशिका है उसमें मेंशन है सामाजिक न्याय, एकता और अखंडता की बात की गई है उद्देशिका में। तो ये पूरा जो टॉपिक है आप उसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 आपको ये यूपीएससी के जीएस पेपर 2 पॉलिटी वाले सेक्शन से ये पूरा आपको रिलेट करना है। और जब यूसीसी की बात आएगी, समान नागरिक संहिता की, तो आपको कहाँ यहाँ रिलेट करना है? उद्देशिका, सामाजिक न्याय, एकता और अखंडता। यानी कि सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? कि सभी जाति धर्म के लिए जो न्याय का जो सिस्टम है वो एक जैसा होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट पर आधारित पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, ठीक है। सामाजिक न्याय का जो आर्टिकल 14 में भी मेंशन है कि सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए। तो ये जो यूसीसी है वो दो आर्टिकल से रिलेट हो गया। एक तो आपके 44 से रिलेट हो गया सीधे सीधे, क्योंकि डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व जो है उसमें ये मेंशन है। साथ के साथ में इनडायरेक्टली ये आपके आर्टिकल 14 यानी कि मूल अधिकारों से भी संबंधित हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें समानता की बात की गई है, और समानता सामाजिक न्याय की बात करता है। विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, विधि के समक्ष समता की बात आर्टिकल 14 करता है। और जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये भी सभी को समान दृष्टि से देखने की बात करता है। तो दो आर्टिकल्स आपके यहाँ से क्या हो गए? रिलेट हो गए। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। और बहुत सारे, जब ये मामला आया था तभी ही विवाद चल रहा था। जब देश में ओवरऑल लागू हो जाएगा उसके बाद फिर से ये आर्टिकल आएगा, फिर हम उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अपने पीटी के को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं? डीपीएसपी के सारे जो आर्टिकल्स है उसको हम क्या करते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। तो पॉलिटी का ये सेक्शन है आपका, और ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल हैं। इसकी हिंदी क्या है? डीपीएसपी को कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व इनको हिंदी में कहते हैं। तो देख लेते हैं कि आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक क्या क्या प्रोविजंस इसमें किए गए हैं। आर्टिकल 36 देखिए बोलता है कि नीति निदेशक तत्वों का अनुप्रयोग, इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है कि कैसे नीति निदेशक तत्व लागू होंगे कि नहीं होंगे। देखिए दो मुद्दा है, एक तो होता है आपके मूल अधिकार, दूसरा होता है नीति निदेशक तत्व। तो इसमें अंतर करने के लिए भी पूछा जाता है। मूल अधिकार के बारे में बोला जाता है कि ये न्यायोचित है, मतलब कि अगर आपको मूल अधिकार नहीं मिल रहे हैं, आर्टिकल
आर्टिकल 12 से लेकर के ये आपका चलता है पूरा 35 तक, ठीक है। तो या मूल अधिकार अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 214 के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये आपका मूल अधिकार से संबंधित मामला हुआ, वो न्यायोचित है, मतलब कि अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिली आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं सीधे सीधे। लेकिन जो डीपीएसपी है ये क्या है, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं अपनी जनता के लिए, लेकिन अगर ये आपको नहीं मिले तो आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब कि ये न्यायोचित नहीं है। तो यहाँ पर डिफरेंस करने के लिए पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया कि डीपीएसपी लागू करना या नहीं करना ये सरकार की अपनी स्वेच्छा है। अगर वो नहीं भी करती है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर मूल अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं या किसी तरीके से मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे सीधे कोर्ट जा सकते हैं। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, सीधे। तो हम फिलहाल अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। डीपीएसपी की हम बात कर रहे हैं तो डीपीएसपी को हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 36 में क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुप्रयोग की बात की गई है। अनुच्छेद 37 यानी कि 37 में क्या है कि ये बाध्यकारी प्रभाव नहीं है, जैसा कि मैंने ये बता दिया आपको। आर्टिकल 38 में क्या है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना आर्टिकल 38 का मामला है कि आर्टिकल 38 में क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सभी को मिलना चाहिए। आर्टिकल 39 क्या कहता है, यहाँ पर समानता का अधिकार, लेकिन ये किस तरीके की समानता है, जो रोजगार वगैरह में समानता की बात करता है, यानी कि समान काम के लिए स्त्री पुरुष सभी को समान वेतन की बात करता है। साथ के साथ इसमें एक 39A करके जोड़ा गया है कि आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अगर आपको आपके रोजगार से संबंधित कुछ अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी मांग के लिए आप कोर्ट वगैरह भी जा सकते हैं और आप न्यायिक सहायता भी ले सकते हैं, इससे भी संबंधित मामला है। तो सिर्फ रोजगार ही नहीं, अन्य किसी भी मामले में अगर आप न्यायिक सहायता भी चाहते हैं तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं इसके तहत, ठीक है, लेने के लिए। ऐसे तो इम्प्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन एक तरीके से एक पक्ष के रूप में आप जा सकते हैं कि हाँ हमें ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए मुद्दा उठा सकते हैं। आर्टिकल 40 में क्या है, अल्पसंख्यकों का अधिकार। आर्टिकल 40 बात करता है अल्पसंख्यकों का अधिकार, इसमें पंचायती राज से संबंधित है, शायद यहाँ पर चीज़ें गलत हो गई हैं। आर्टिकल 40 में पंचायत से संबंधित मामला है। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है कि पंचायतों का गठन होना चाहिए, ये बात करता है। अब मैं जो ये आर्टिकल बता रही हूँ इसमें कुछ आर्टिकल गांधीवादी हैं, कुछ समाजवादी हैं, कुछ उदारवादी हैं, ऐसे करके 3 सेक्शंस में हैं। तो आप इसको अपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत का जो डीपीएसपी वाला चैप्टर है वहाँ से जाके अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा, तो आपको एक अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी। आर्टिकल 40 में पंचायत है। आर्टिकल 41 में श्रमिकों के अधिकार हैं, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं किसी उद्योग में, किसी कंपनी में, तो वहां पर श्रमिकों के क्या अधिकार हैं, ये आर्टिकल 41 के तहत बात की जाती है। आर्टिकल 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महिलाओं के अधिकार की बात करता है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, साथ के साथ में ये पोषण वगैरह से भी रिलेटेड बातें करता है। जो मातृत्व लाभ वाली चीज है वो आर्टिकल 42 से ही निकल के आई है। आर्टिकल 42 के द्वारा ही मातृत्व लाभ की बात की गई है। इसी के थ्रू जो स्कूलों में बच्चों को फ्री में भोजन दिया जाता है वो भी आर्टिकल 42 के तहत ही आता है, ठीक है। आर्टिकल 43 में क्या है, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 43 में यहाँ पर चीज़ें मिसप्लेस हो गई हैं। आर्टिकल 43 में जो है उद्योगों में काम करने से संबंधित चीज़ें हैं, और साथ के साथ में जो सहकारी संघ वाली जो चीज़ है वो भी आपके आर्टिकल 43B में आती है। पिछले साल या उसके पिछले साल ही एक सहकारी मंत्रालय बना, अमित शाह जी उसके अध्यक्ष हैं। तो आर्टिकल 48 में तो उद्योगों में काम करने वाले लोगों से संबंधित चीज़ें हैं, कुटीर उद्योगों पर फोकस करने की बात की गई है। और आर्टिकल 43B में क्या है, सहकारी संघ के मामले में बात है। तो ये डाटा जो है वो मिसप्लेस हो गया, यहाँ पे अनुच्छेद उल्टा पुल्टा हो गया, लेकिन मैं जो सही है ऑथेंटिक है वो मैं बता रही हूँ। आर्टिकल 43 में आपको उद्योग कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात है, और 43B में आपके सहकारी उद्योग से संबंधित है। अब जब सहकारी उद्योग की बात आती है तो यहाँ पर 97वां संविधान संशोधन भी आता है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो 2011 का, इसके तहत क्या है, सहकारी समिति की स्थापना की बात की जाती है, ठीक है।
तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन भी याद रखना है। ये आपको कई प्रीवियस पेपर्स में देखने को मिला होगा। तो आर्टिकल 43B और जो अमेंडमेंट कौन सा है 97, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब आज हमने जो अगला डिस्कस किया पूरा टॉपिक ये समान नागरिक संहिता के ऊपर, ये आपके आता है आर्टिकल 44 में। साथ के साथ में 55 में है काम का अधिकार, 46 में है श्रमिकों के लिए उचित वेतन होना चाहिए, कितने घंटे वो काम करेंगे नहीं करेंगे इससे संबंधित है। 47 में है कि जीवन स्तर का उन्नयन, यानी कि व्यक्तियों के, नागरिकों के जीवन स्तर को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इससे रिलेटेड सरकार कुछ प्रोविजंस करेगा, ये आर्टिकल 47 में है। 48 में क्या है, कृषि का विकास। ठीक है, कृषि पर बहुत ज़्यादा फोकस देने की बात 48 में की गई है। 49 इसमें कृषि के साथ साथ पर्यावरण से भी रिलेटेड चीज़ें आएंगी। ठीक है, 48 में कि पर्यावरण का संरक्षण की भी इसमें कहीं ना कहीं बात, ये 50 में भी आ गई है। और इनडायरेक्टली क्या है कि जैसे कृषि की बात है तो पशुओं वशुओं से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, वहाँ पर भी है। साथ के साथ 49 में भी है कि पशुपालन का विकास करना ये राज्य की जिम्मेदारी है। पशुपालन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करना ये राज्य की जिम्मेदारी है, आर्टिकल 49 के तहत। 50 में आता है पर्यावरण की रक्षा, और 51 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। यहाँ पर भी चीज़ें शायद मिसप्लेस है। 50 में जो है वो नागरिकों, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। ठीक है, और ये पर्यावरण वाला जो चीज़ है जैसे मैंने पहले ही बता दिया 48 में है। तो आप इसको जा करके अच्छे से अपने पॉलिटी के टॉपिक, पॉलिटी के चैप्टर से रिवाइज करिएगा। 50 में क्या है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का काम अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए इस पूरे पीडीएफ से 2-3 महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं वो अभी करंट में भी चल रहे हैं, जैसे कि न्यायपालिका में जो जज हैं या फिर चुनाव आयोग है वो आपके कार्यपालिका में शामिल हो रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जो हमने एक डिस्कस किया था कि वेस्ट बंगाल के जो अभिजीत गंगोपाध्याय जो थे उन्होंने क्या किया, जज के पद से इस्तीफा दे दिया और वो कार्यपालिका में शामिल होने के लिए चले गए। तो आर्टिकल 50 के तहत ये वाली बात आती है डीपीएसपी में कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या होना चाहिए, पृथक होना चाहिए। और आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना चाहिए। साथ के साथ अभी हमने यूसीसी डिस्कस किया तो ये अनुच्छेद 44 में आता है। ठीक है, तो जो टॉपिक था हमारा उससे रिलेटेड जो चीज़ें हम रिवाइज कर सकते थे हमने यहाँ पर देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। SC स्टॉप्स असम गवर्नमेंट मूव टू डी नोटिफाई राइनो। ये राइनो के लिए 1998 में एक नोटिस आया था। असम में एक पाबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल है कि पाबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, उसके क्षेत्रों का, उसकी सीमाओं का सीमांकन करने की बात की गई थी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में कहते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ। पाबी तोरा असम में एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ के राइनो यानी कि जो गेंडे हैं, एक सींग वाले गेंडे हैं, उनके लिए ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है। 1998 में वहाँ पर वन विभाग वगैरह ने मिल करके क्या किया था, एक नोटिस बनाया था। उसमें बात की गई थी कि ये जो राइनो के लिए क्षेत्र है उसको क्या किया जाए, सीमांकित कर दिया जाए, एक सीमा क्या है बना दी जाए कि इस सीमा क्षेत्र में कोई भी बाहरी एक्टिविटी नहीं होगी। इस सब से रिलेटेड एक मामला था 1998 का। अभी फिलहाल असम की गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस नोटिस को डी नोटिफाई करने का सोचा। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि जब ये नोटिस आया तो किसी भी सीएम से, उस समय जो तत्कालीन सीएम थे उनसे बात नहीं की गई थी, अन्य अधिकारियों से बात नहीं की गई थी और ये नोटिस जारी हुआ था। तो उसको डी नोटिफाई करने के लिए असम गवर्नमेंट क्या कर रही थी, एक बिल पास करने वाली थी। उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, बोला है कि नहीं ये गलत है। जो नोटिस जिन्होंने बनाया था उन्होंने क्या किया, एक पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका डाली कि ये जो चीज़ें हैं वो गलत हो रही हैं। इससे क्या होगा, अगर ये डी नोटिफाई हो जाता है तो इन क्षेत्र में, इन राइनो वाले क्षेत्र में बाहरी काम एक्टिविटीज़ करने के लिए क्या हो, परमिशन मिल जाएगी। और फिर क्या होगा, पर्यावरण का कहीं ना कहीं नुकसान होगा। साथ के साथ ये जो राइनो हैं इनके हैबिटेट, इनके जो आवास हैं उनका भी क्षरण होगा। इनको रहने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसको रोका जाए, उसको संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने असम गवर्नमेंट को बोला है कि आप इसको डी नोटिफाई नहीं करेंगे, अभी आप कोई भी इसमें डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अब ये मामला सुना जाने वाला है कोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा था, ये पूरी न्यूज़ थी।
अब हमारे लिए ये तो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राइनो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गेंडा है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी में, आपके जीएस पेपर 3 में जो एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है वहाँ से ऐसे जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं या उनमें कोई जीव होता है उसके लिए बनते हैं क्वेश्चन। साथ के साथ राइनो क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क का आपने नाम सुना होगा, वो तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हो चुका है ना। तो जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है ये भी आपके एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो राइनो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम राइनो से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि भारत जो है वो, भारत में पाए जाने वाले गेंडे, एक सींग वाले जो गेंडे हैं, इनको IUCN स्टेटस क्या किया गया है, IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है, वनरेबल श्रेणी में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये IUCN की कौन सी श्रेणी में है, तो आपको ध्यान रखना है कि राइनो जो है वो सुभेद्य श्रेणी में आते हैं। अभी हमने पाबीतोरा नेशनल पार्क के बारे में बात की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात की। तो पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये भारत के असम के मोरी गांव जिले में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे दक्षिणी तट पर। देखिए इस तरीके के स्टेटमेंट आपसे बनते हैं कि ये किस नदी के आसपास है, कौन से तट पर है, पूर्वी में है कि पश्चिमी में है। ठीक है, तो पाबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जिससे रिलेटेड ये पूरा मुद्दा है, ये कहाँ पर पड़ता है? असम के मोरी गांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे दक्षिणी तट पर ये जगह है, जो कि क्या है, एक सींग वाले गेंडों के लिए विश्व में पहले नंबर पर आता है। ये क्या है, मुख्य रूप से घास का मैदान और आर्द्र भूमि है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है, बहुत उपयुक्त है। और इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे अधिक घनत्व वाली जो गेंडे की आबादी रहती है। तो मतलब जो इस क्षेत्र में पाया, ये जो पूरा क्षेत्र है वो विश्व के लेवल पे सबसे अधिक गेंडे की आबादी घनत्व के मामले में देखा जाए तो उसके लिए क्या है, पहले नंबर पे आता है। तो ये पूरा न्यूज़ था आज का आर्टिकल, उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने देख लिया। राइनो का IUCN स्टेटस देख लिया कि क्या है, सुभेद्य श्रेणी में राइनो आता है। ठीक है, अब ये पूरी न्यूज़ हुई। अब लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें फैक्चुअल डाटा ज़्यादा है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या न्यूज़ है। वन नेशन वन पोल, यानी कि एक देश में एक चुनाव होने चाहिए, इसके लिए क्या है, रामनाथ कोविंद जी जो पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति जो हैं कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी, तो इनकी अध्यक्षता में एक क्या है, समिति बनाई गई थी, जिसको बोला गया था कि एक बार एक साथ चुनाव करवाने से संबंधित आप क्या संभावनाएं हैं, इसको देखिए, इसको एग्जामिन कीजिए। तो अब उन्होंने पूरा निरीक्षण कर लिया है, सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, अब वो अपना अनुशंसा है जो वो सौंपने वाले हैं। तो हमारे लिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट पहली बात ये हो गई कि इस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो रामनाथ कोविंद जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ के साथ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इस पैनल में अन्य कौन कौन से सदस्य हैं, तो अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह जी सदस्य हैं। साथ के साथ जो NK सिंह जो हैं, 15वीं वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे NK सिंह, वो भी इसमें शामिल हैं, और सुभाष कश्यप जी इसमें शामिल हैं, जो कि क्या है, लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो ये 3 सदस्य अध्यक्षता रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं। 3 सदस्य कौन कौन से हैं, अमित शाह हो गए एक तो, और दूसरे हो गए आपके जो चुनाव वित्त आयोग के पहले पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, और तीसरे कौन से हो गए, सुभाष कश्यप जी, जो कि लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो ये 3 लोग और रामनाथ कोविंद, इन 4 ने मिलकर के क्या है, पूरी वन नेशन वन पोल के ऊपर में अपनी रिपोर्ट लाई है, और अब उसको जारी करने वाले हैं। फिर उसमें देखा जाएगा, उसको एग्जामिन किया जाएगा, और क्या संभावनाएं हैं, क्या भविष्य में लोकसभा विधानसभा सभी चुनाव एक साथ किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लग रही है तो हमारे क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।